चलिए केस वन, एंड स्टूडेंट्स यू विल हैव टू हेल्प मी आउट. So case number one, if M1 is equal to M2, मतलब आपके पास जो दो बॉडीज है दोनों के मासेस अगर सेम है, टू आइडेंटिकल बॉडीज M1 इक्वल टू M2, इधर सब्स्टिट्यूट करके देखिए क्या रिजल्ट्स मिल रहा है आपको. M1 माइनस M2 जीरो, तो ये मेरा पूरा टर्म जीरो हो गया. M1 plus M2, so this is same as 2M2, 2M2, 2M2 कट हो गया, यानी कि V1 equals U2. So जो आपका वेलोसिटी 1 है आफ्टर कोलिजन, ये कितना हो गया U2. एंड व्हाट अबाउट V2, इधर देखिए M1 is equal to M2, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये टर्म हो गया जीरो. M1 plus M2, 2M1 ऊपर नीचे कट किया, so V2 is equal to U1. मतलब बेसिकली आपका वेलोसिटीज क्या हो रहा है, वेलोसिटीज गेट reversed. So in simple words, the velocities are getting reversed. तो आपके पास ये दो बॉडीज था U2, U1, ये बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन V1, V2. तो V1 और V2 है अपने पास आफ्टर कोलिजन. तो यहाँ पर देखिए U1, U2, ये आपका बिफोर वाला केस. आफ्टर में क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, V1 सेकेंड का फर्स्ट को चला गया और फर्स्ट का वेलोसिटी सेकेंड को ट्रांसफर हो गया. तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटीज टेक्स प्लेस. इजी है केस वन, समझ में आया? कुछ डाउट है केस वन में किसी को? ठीक है. केस टू, आइडेंटिकल बॉडीज, सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट. अप्लाई कीजिए, तो V1 जीरो हो जाएगा और V2 का जो टर्म है, U2 का टर्म जीरो था, दिस विल स्टिल बिकम U1. तो इधर आपका आंसर देखिए, V1 becomes 0 and V2 was 0. यानी अभी भी यही चीज काम कर रहा है. तो इवन इफ इट इज स्टेशनरी, दैट मीन्स वो आएगा, वो उसको धक्का देगा, दूसरा वाला चलना शुरू हो जाएगा और पहला वाला रुक जाएगा. चलिए केस 3 पे जाते हैं. Let's have a look at case 3. केस 3 में हम बोलते हैं लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है. So M2 is very large as compared to M1. तो मेरे पास में दो बॉडीज है, M2 is my heavier body, M1 is the हल्का बॉडी और the lighter body. इसी के साथ में अगर आप कंडीशन डाल देंगे कि जो आपका हेवियर बॉडी है वो फिलहाल स्टेशनरी है, एक ट्रक है जो रुका हुआ है, हैवी भरा हुआ ट्रक रुका हुआ है, और कोई साइकिल पे बैठ के जा रहा है, फुल स्पीड में जाके उसने टक्कर मार दिया, तो साइकिल विद द राइडर इज द हल्का बॉडी, लाइटर बॉडी, एंड ट्रक अलोंग विद द सामान इज द हेवियर बॉडी. तो दैट इज माय M2. रुका हुआ ट्रक है तो U2 is 0. Now when we say M2 is very large as compared to M1, तो basically हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको as 0 ट्रीट करेंगे. तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास M1 के जगह पर आपको लिखना पड़ेगा 0. चलिए देखते हैं क्या होता है. So ये वाला जो आपका था टर्म U1, M1 is very large,
तो m1 के जगह पे आप 0 लिख दीजिए, तो आपके पास बच गया m2, m1 के जगह पे 0 लिख दीजिए, माइनस m2 अपॉन m2, दिस इज -1 मल्टीप्लाइड बाय u1, तो v1 इक्वल्स -u1। समझ में आ रहा है क्या? देखिए जरा, v1 will be equal to -u1, m1 is a lighter body, m2 is the heavier body, तो ये माइनस साइन m2 के पास में है, तो बड़ा नंबर का साइन विल रिमेन। नाउ व्हाट अबाउट v2? तो देखिए u2 तो आपका 0 ही है, तो ये टर्म तो खत्म ही हो गया आपके पास। आइए यहाँ पर आइए, m1 is 0, तो my numerator is 0, तो basically my term is almost 0, या it is 0, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो आपका v2 कितना हो गया? v2 हो गया 0। मतलब ये जो केसेस हैं, ये केसेस आपके डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, ये आपको एंट्रेंस में या आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में यूटिलाइज करने को आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। आप हर बार अगर ये पूरा फॉर्मूला लिखोगे, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दैट इज व्हाई दे हैव दीज स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केस इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ें और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये मेरा इस सिचुएशन के साथ मैच करता है, यूज द फॉर्मूला या यूज द रिजल्ट, गेट द आंसर क्विकली। अब ये जो अपना केस 3 है, केस 3 में कैसा हो गया? देखिए दीवार है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दीवार है, ये हमारा m2 हो गया, अपन है m1, तो अपन जाएंगे, अपन भाग के गए अपने दीवार पे, आपने जंप मारा, सो दीवार इज एट रेस्ट, u2 0 है, u2 0। हम गए, हमने जाके धक्का मारा, क्या दीवार हिलेगा? नहीं। सेकेंड बॉडी अभी भी 0, और दीवार को धक्का देने के चक्कर में हम पीछे की तरफ आ जाएंगे, तो जो फर्स्ट बॉडी है उसका वैल्यू बिकम्स माइनस ऑफ u1, so since you are going to come back, so that is why the minus sign। हम लोग ने जो पढ़ा है, डेरिवेशन जो पढ़ा है, we have u1 u2, करेक्ट? हमने जो डेरिवेशन पढ़ा था उसमें u1 u2 सेम डायरेक्शन में है, and that is the reason why we are taking both of them as positive। बट अगर आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि u1 and the second body u2 they are moving towards each other, तो अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, right, head on collision by moving towards each other, in this case if you are taking u1 as positive, you have to take u2 as negative, नहीं तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आपका आंसर गलत हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन के बाद में भी आपका आंसर गलत हो। आप उल्टा भी कर सकते, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, यस, बट बोथ ऑफ देम दे विल नॉट बी हैविंग द सेम साइन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। Since they are moving in opposite directions, so they need to have the opposite signs. Collision क्या है? Let us try and understand what is this inelastic collision. Elastic collision में momentum as well as kinetic energy conserve होगा, but inelastic collision में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। वेरी गुड भारती। सो वो कोलिजन्स जिसमें मोमेंटम कंजर्व होगा पर
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें भी हम जो केस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या चीज है? देखिए हमारे पास भी दो बॉडीज है, ये पहला बॉडी, दूसरा, इसका मास m1, इसका मास m2, दिस इज मूविंग विद u1, दिस इज मूविंग विद u2, दिस इज बिफोर कोलिजन, टक्कर मारने के पहले ये सिचुएशन। अब आफ्टर सम टाइम u1 हैज टू बी ग्रेटर देन u2, तभी टक्कर होगा। कोलिजन हुआ और टक्कर मारने के बाद सिचुएशन ऐसा है कि बोथ m1 and m2 are moving together with the same velocity, so they stick to each other. After collision, the two bodies will stick to each other. ऐसे collision को हम बोलते हैं perfectly inelastic collision। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा आपको? इसमें वो आपको बोलेगा वी फाइंड आउट करके बताओ। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 plus m2 u2, this must be equal to m1 plus m2। तो जब वो आपको पूछेगा वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो अपना फॉर्मूला आ जाएगा m1 u1 plus m2 u2 अपॉन m1 plus m2 So this is the formula to calculate the velocity after impact या after। जो से आगे हमारा कॉन्सेप्ट है goes by the same coefficient of restitution। तो जो हमने कोलिजन्स पढ़े, इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, इसको न्यूमेरिकली पहचान दे सकते हैं क्या? क्या इसको नंबर फॉर्मेट में हम कुछ तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो बेसिकली कोलिजन जब हो रहा है तो अपना प्रोसेस क्या है? तो हमारे पास में दो बॉडीज है, u1 u2 इनके स्पीड्स है, u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी टक्कर होगा। टक्कर होने के बाद they are again going to move with different velocities। तो ये जो मेरा पहला पार्ट है बिफोर कोलिजन वाला, कोलिजन कब होगा? जब फर्स्ट बॉडी जाके सेकंड बॉडी को हिट करेगी। सो द फर्स्ट बॉडी इज ट्राइंग टू अप्रोच द सेकंड बॉडी। तो यहां पर जो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी है, relative velocity of approach, बड़ा माइनस छोटा, so u1 is definitely बड़ा, otherwise collision होता ही नहीं। तो before collision the first body is trying to approach the second body, तो ये मेरा initial हो गया। and after collision what is happening? देखिए इन दोनों में ज्यादा कौन था? u1, एंड इफ यू रिकलेक्ट u1 किसको ट्रांसफर होता है? v2 को, और u2 किसको ट्रांसफर होता है? v1 को। मतलब टक्कर मारने के बाद v1 कम हो जाएगा, v2 बढ़ेगा। आ रही है बात? समझ में आ रही है?
टक्कर मारने के बाद U2 will get transferred to V1 and U1 will get transferred to V2. U1 बड़ा था, मतलब बड़ा वैल्यू किसके पास जा रहा है? V2. छोटा वैल्यू किसके पास आ रहा है? V1 के पास. तो यहाँ पर आफ्टर कोलिजन अपने को मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटी of separation. So here after collisions the separation between the two bodies will increase. और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? once again बड़ा माइनस छोटा, तो we will get V2 minus V. So coefficient of restitution is defined as the ratio of relative velocity of separation, ये final है, to the initial relative velocity of मतलब कि मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप? So mathematically आप लिखोगे E is equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2. So E is equal to V2 minus V1 upon what? Upon U1 minus U2. तो ये हो गया आपका इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ये आपको इसका फॉर्मूला मिल गया. अब यहां से हम नंबर्स निकालने की कोशिश करें. अभी जस्ट हमने इन इलास्टिक कोलिजन किया है. सो इन इलास्टिक कोलिजन में देखिए टक्कर मारने के पहले आपके पास यही था U1 U2, पर टक्कर मारने के बाद आफ्टर कोलिजन क्या हो जाता है? व्हाट कैन यू से अबाउट V1 एंड V2? कैन वी से दोनों सेम है? V1 और V2 दोनों का वैल्यू सेम है. तो अगर V1 और V2 दोनों का वैल्यू सेम है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका E का वैल्यू कितना आएगा? E का वैल्यू आएगा 0. किसमें? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में. सो इफ यू आर हैविंग अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, आपके E का वैल्यू आ गया 0. नाउ कमिंग टू elastic collision. What happens in case of a perfectly elastic collision? अब इसके लिए आपको रेफर बैक करना पड़ेगा इलास्टिक कोलिजन वाला डेरिवेशन, और उसमें भी हैव अ लुक एट द सेकंड इक्वेशन दैट वी हैड मार्क्ड. जरा देखिए प्लीज, सेकंड इक्वेशन क्या था आपके पास? रेफर इलास्टिक कोलिजन वाला डेरिवेशन, इक्वेशन नंबर 2, U1 plus V1 is equal to V2 plus U2. सेकेंड इक्वेशन चेक कीजिए प्लीज. आपने लिखा होगा आपके बुक में, करेक्ट है? ओके, नाउ प्लीज ऑब्जर्व. सो देयरफॉर U1 minus U2 is equal to V2 minus V1. यानी कि ये दोनों टर्म्स इक्वल है. तो आप कट कर दीजिए, तो इधर कट कर दीजिए. E का वैल्यू कितना मिल रहा है देखिए आपको. तो जब आपके पास एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मिलेगा तो उसका वैल्यू E का वैल्यू कितना रहेगा? 1. So in between 0 and 1, your collisions are either more elastic or they are more inelastic. अगर आपका numbers 0.8, 0.9 ऐसा आता है E का वैल्यू, तो elasticity ज्यादा है, inelasticity कम है. But if the numbers are small, 0.2, 0.3, तो inelasticity का level ज्यादा है, इलास्टिसिटी का लेवल कम है. Now what is this level कम है, level ज्यादा है?
सिंपल अंडरस्टैंडिंग, आपने एक बॉल लिया, उस बॉल को आपने फ्लोर पे डाला, तो फ्लोर की तरफ आपने फेंका, बॉल गया नीचे, हिट किया, वापस आया। अगर वो अपनी ओरिजिनल हाइट को रीगेन कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इलास्टिक कोलिजन है। बट आफ्टर एवरी कोलिजन और आफ्टर एवरी रीबाउंड्स you will find that the height goes on decreasing, तो क्या हो रहा है वहां पे वो inelastic collision कहलाएगा। अरे समझ में